नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज सबसे पहले अफवाह से उपद्रव की एक खबर पर चर्चा करना जरूरी है। आज महाराष्ट्र के दो शहरों में हिंसा और उपद्रव की खबरें आई। मालेगांव और नांदेड़ में दुकानों में तोड़फोड़, सड़क पर आगजनी और पथराव की घटना हुई। पता चला कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की कानून व्यवस्था के हालात को लेकर महाराष्ट्र में सुन्नी जमीयत उल उलेमा और रजा अकेडमी नाम की संस्थाओं ने बंद का ऐलान किया था। शक्ति प्रदर्शन के लिए काले झंडे लेकर सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतरी और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। खबर है कि पत्थरबाजी में पुलिस के जवान और अधिकारी जख्मी हो गए हैं। नासिक के एसपी सचिन पाटिल ने जी न्यूज को बताया कि वो खुद मालेगांव में घटना स्थल पर हैं और हालात नियंत्रण में हैं। उधर नांदेड़ में भी सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी हैं। बताया गया है कि नांदेड़ के बेगलुरु नाका इलाके में हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जबकि गिनती के पुलिस वाले तैनात किए गए थे। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसमें एडिशनल एसपी नीलेश मोरे और पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि अभी मालेगांव और नांदेड़ दोनों ही जगहों पर हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। धरना आंदोलन आयोजित किया गया था दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे के करीब। इसमें जो सहभागी कुछ यूथ थे वो मिश्र बस्ती में जाने लगे। पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने पथराव शुरू किया। पुलिस ने उचित बल का प्रयोग करते हुए उनको भगा दिया है। अभी शहर में 3-4 जगह पे ऐसी वारदात हुई है। ऑफिस रजिस्टर कर रहे हैं। फिलहाल नांदेड़ में शांति है। तो पुलिस की कोशिश है कि लगातार वहां पर शांति बनी रहे। आपसे हम भी अपील करेंगे और पुलिस भी यही चाहती है कि लोग अफवाहों से बचें। लेकिन यहां पर आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में आज जो ये उपद्रव हुआ है उसके पीछे रजा अकेडमी का नाम आ रहा है। इसी संगठन ने बंद का ऐलान किया था और आपको बता देते हैं ये वही संगठन है जिसने अगस्त 2012 में भी मुंबई में प्रदर्शन किया था और तब भी मुंबई के आजाद मैदान में हिंसा हुई थी। तब रजा अकेडमी ने म्यांमार के रोहिंग्याओं की आवाज उठाने के लिए मुंबई में उपद्रव करा दिया था। तब मुंबई में अमर जवान की मूर्ति तक तोड़ दी गई थी और पुलिस वालों पर भी हमला हुआ था। और एक बार फिर इसी रजा अकेडमी के प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर हमला हुआ है, जिसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं एडिशनल एसपी समेत 2 पुलिस अधिकारी जख्मी हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर दंगा भड़का रहे हैं। जिसने कुछ गलत सलत कुछ भी बोला है उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए कानून है, कोर्ट है। और बाकी आप लोग जो है किसी भी अफवाह के ऊपर भरोसा ना रखें। तो अफवाह पर उपद्रव करने का जो टूल किट देश में चल रहा है, इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और अब हम बढ़ते हैं आगे और सेहत की बात होगी। अभी त्योहारों के दिन बस गुजरे हैं। न्यू ईयर एंड क्रिसमस जैसे मौके अभी बाकी हैं, लेकिन अभी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 13,000 के करीब मामले आ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में कहीं भी देखिए आप तो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह नजर आते हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना के खतरे को लेकर जो एक डर था वो खत्म होता दिखता है। लेकिन याद रखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपको अगर देश में कोरोना के ताजा हालात के बारे में बताएं तो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के जो मामले 50 के नीचे जा चुके थे वो 2 महीने बाद फिर से 54 को पार कर गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अभी भी 104 जगहों पर कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं और आशंका है कि कोरोना के मामले आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। इसीलिए कोरोना से बचाव वाली सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि देश में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है और अब तो घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है। 50 से 60 लाख वैक्सीन की डोज रोज दी जा रही हैं। 110 करोड़ 80 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है, जो कि बड़ा नंबर है। लेकिन ये तादाद कुल वैक्सीन डोज की है। 11 नवंबर तक भारत की आबादी के
54% से थोड़ा ज्यादा 54.0% लोगों को वैक्सीन लगी। उनमें अगर डबल डोज लेने वालों की तादाद की बात करें तो वो 25.80% यानी करीब 26% ही है। ऐसे में भी अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के साथ साथ उन लोगों में भी चिंता बढ़ती है जो शुरुआती दौर में ही वैक्सीन ले चुके हैं और अब उसके जो एंटीबॉडीज हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बूस्टर डोज का क्या प्लान है? क्या बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की लेनी है जिसकी आपने 2 डोज पहले ली हैं? ये वो सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे। जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है। भारत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो कॉमोर्बिड यानी कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई। बुजुर्ग, बीमार या कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले इन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वो संक्रमण के घातक खतरे से महफूज हैं। लेकिन देश में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से कोरोना के वैक्सीन के कारगर रहने की भी 6 से 12 महीने तक की मियाद है और जिन लोगों को 8 महीने पहले वैक्सीन लगी थी उनमें बूस्टर डोज को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है, क्योंकि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है और फाइजर, मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों ने ये ऐलान भी किया है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेने वालों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। ऐसे लोगों को दोनों डोज लेने के साल के आखिरी में बूस्टर डोज लेना होगा और इसका असर बरकरार रखने के लिए हर साल एक डोज लेनी होगी। हालांकि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादातर लोगों को लगाई जा रही है और इन वैक्सीन में बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है इसकी रिसर्च अभी जारी है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने भी बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू कर दिया है। दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल ऐसे लोगों पर हो रहा है जिन्होंने 6 महीने पहले वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। माना जा रहा है कि एंटीबॉडी बनने में अगर बड़ा अंतर देखा गया तो बूस्टर डोज को मंजूरी मिल सकती है। कुछ हद तक हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो हम क्लियर नहीं है अभी वो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि किन लोगों को बूस्टर डोज लेना चाहिए। कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम है, जिन जैसे कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं या एल्डरली लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें शायद बूस्टर डोज की जरूरत पड़े क्योंकि उन लोगों में इम्यूनिटी जो है इतनी काफ़ी कम हो जाती है और सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे जानकारों का मानना है कि जिस वैक्सीन की दोनों डोज ली गई हो उससे अलग दूसरी वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय में हर किसी को बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है, उनके शरीर में नेचुरल एंटीबॉडी भी तैयार हो जाती है, इसीलिए उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अभी तक जो ग्लोबल डेटा है ये देख के लग रहा है कि जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेक्टेड है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है। अभी उनको देने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों को तो हो चुका है। हाँ, जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वैक्सीन दिया गया है, उनको भी अभी मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि रियली उनको अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जो हम अभी तक कहते आए हैं कि सीवियरिटी कम होता है, डेथ कम होता है, तो क्या सीवियरिटी और डेथ बढ़ रही है? अगर ऐसा है तब तो ज़रूर हमें उनको देना पड़ेगा। वैसे दुनिया के तकरीबन 30 से ज्यादा देश बूस्टर डोज लगा रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी 35% आबादी को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे में बूस्टर डोज लगाने का फैसला वैक्सीन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। बूस्टर डोज लगवाने का फैसला अगले कुछ ही हफ्तों में सरकार ले सकती है। बूस्टर डोज किसे लगेगी ये खुलासा तो तभी होगा, लेकिन फिलहाल बूस्टर डोज को लेकर 2 तर्क चल रहे हैं। एक ये कि बूस्टर डोज की ज़रूरत सभी को नहीं है और दूसरा ये कि 6 महीने बीत जाएं तो बूस्टर डोज लगवा ही लेनी चाहिए। अगर आपने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज भी नहीं ली हैं तो पहले वो काम पूरा कीजिए और जल्द ही बूस्टर डोज पर फैसला भी आ ही जाएगा। बूस्टर डोज में कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी उसे लेकर भी अभी फैसला बाकी है, क्योंकि सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट बनाने वाली कंपनी कहती है कि उसकी वैक्सीन बेहतर बूस्टर साबित होगी। इसी तरह कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक कंपनी नाक के जरिए दी जाने वाली मशीन पर काम कर रही है।
भारत बायोटेक के मुताबिक नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन जब तक सरकार फैसला नहीं लेती तब तक आपको बूस्टर डोज के लिए इंतजार करना होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आपको ये भी समझना होगा कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है सावधानी और जानकारी, तो सावधानी बरतिए। और अब देशवासियों के लिए यानी आपके लिए एक फायदे की बात, देश का आम आदमी भी अब इन्वेस्टर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसमें देश का कोई भी आम आदमी, हम और आप, कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी होने वाले बॉन्ड्स में सीधा निवेश कर सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी शिकायतों के लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च की है, जहां ग्राहक एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी हर तरह की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अब ये योजनाएं क्या हैं और एक आम भारतीय को यानी हमें और आपको इसका कैसे फायदा हो सकता है, हमारी इस रिपोर्ट से जानिए और समझिए। दोनों योजनाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आम लोगों को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश के लिए नई योजना लॉन्च की है। डिजिटल इंडिया के फायदों का इस्तेमाल करते हुए अब एक आम भारतीय भी रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्टर योजना के तहत सीधे सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है। क्योंकि बड़े निवेशकों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन छोटा और आम निवेशक ऐसी जगह पैसा निवेश करना चाहता है जो सुरक्षित और आसान हो। इसीलिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें कोई भी आम भारतीय बैंक खाता धारक रिजर्व बैंक के पोर्टल पर एक ऑनलाइन खाता खोलकर निवेश कर सकता है। इसके लिए गिल्ट अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिए निवेशक के पास सेविंग बैंक अकाउंट और पैन कार्ड के साथ KYC के लिए आधार या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, जिसके बाद www.rbiretaildirect.org पर रजिस्टर करना होगा। इसमें OTP के लिए एक फोन नंबर और ईमेल ID की भी जरूरत होगी। इसके बाद निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसके अलावा अब बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए भी एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 11,352 बैंकों से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही नंबर पर दर्ज कराया जा सकता है। फाइनेंशियल और बैंकिंग संस्थानों के कस्टमर्स ईमेल ID और मोबाइल नंबर की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि शिकायत के स्टेटस को भी ट्रैक करना आसान होगा। बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी RBI के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार की ये दोनों पहल आम भारतीयों के निवेश का सुरक्षित और आसान विकल्प तो देती ही है, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों के निपटारे और गड़बड़ियों को दूर करने में भी कारगर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करते हैं श्रद्धा और शौर्य के संगम की, एक ऐसे मार्ग की जिस पर तीर्थ यात्री भी चलेंगे और युद्ध की स्थिति में ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को भी बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अफसोस ये है कि इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना की। उत्तराखंड में इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर चीन बॉर्डर पर सेना की ताकत बढ़ जाएगी। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर एक NGO ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इससे लैंडस्लाइड और पर्यावरण बिगड़ने का खतरा हो सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां केंद्र सरकार ने जो तर्क रखा वो काफी अहम है। सरकार ने कहा कि 4 धाम परियोजना में ऐसी सड़क बनाई जा रही है जो न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि सेना के लिए भी काफी अहम है। LAC पर चीन का खतरा बना हुआ है। अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो चीन की सीमा तक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, हथियार और साजो सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा।
LAC पर ब्रह्मोस पराक्रम। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। ब्रह्मोस उड़ाएगा चीन के होश। चीन के खिलाफ भारतीय सेना का शौर्य। ये भारतीय सेना की ब्रह्मोस शक्ति है जिसके आगे दुश्मन घुटने टेक देता है। ये सेना का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके वार से बचना देश के दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये परम शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल है जो शत्रु के ठिकाने को पल भर में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। भारतीय सेना की आन बान और शान माने जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी खबर है कि आने वाले समय में इस पावरफुल मिसाइल को LAC पर तैनात किया जा सकता है। दरअसल चीन लगातार LAC पर अपनी विस्तारवादी एजेंडे पर काम कर रहा है। चीन की सेना अतिक्रमणकारी नीति पर अमल करती है। हालांकि हिंद की सेना के आगे उसकी एक नहीं चलती, लेकिन चीन की तरफ से खतरा लगातार बना हुआ है और संभव है कि चीन के खतरे से निपटने के लिए ब्रह्मोस जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र की तैनाती की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल ब्रह्मोस का जिक्र चारधाम परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आया। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चारधाम परियोजना में अच्छी और चौड़ी सड़कों की अहमियत बताते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया। भारत और चीन के बीच में विवाद ही 1950 में अक्साई चीन में चीन की सड़क बनाने से शुरू हुआ था। चीन पिछले 70-80 साल से हिमालय के ऊपरी इलाकों में पहुंच बनाने के लिए बहुत अच्छी सड़कें बना रहा है। उसकी सड़कों का नेटवर्क LAC तक पहुंचता है। भारत उसके मुकाबले बहुत पीछे है। इच्छा शक्ति की कमी और धन की कमी तो इसकी एक वजह थी ही। इस पिछड़ने की एक बड़ी वजह अलग अलग डिपार्टमेंट्स से लगने वाले अड़ंगे भी रहे। ये अड़ंगे अभी भी लगाए जा रहे हैं। अब समझिए कि आखिर मामला क्या है। आखिर महाशक्तिशाली ब्रह्मोस की चर्चा चारधाम परियोजना के संदर्भ में क्यों हुई? केंद्र सरकार चारधाम परियोजना को साकार करने की तैयारी में जुटी। इसके जरिए चारों धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपस में सड़क मार्ग के जरिए जुड़ जाएंगे। खास बात यह है कि चारधाम परियोजना की सड़क ऑल वेदर रोड होगी, यानी हर मौसम में उस पर यात्रा हो सकेगी। जाहिर है इसके लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक NGO सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। NGO का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और इसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बेहतर नहीं होंगी और अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर्स, टैंक और दूसरे भारी सैनिक साजो सामान मोर्चे तक नहीं ले जा पाएगी तो वो कैसे लड़ेगी? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल 42 मीटर लंबी है और इसे ले जाने के लिए बड़ी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। युद्ध की स्थिति आने पर सेना अगर इसे उत्तरी सीमा तक नहीं ले जा पाएगी तो वो युद्ध कैसे लड़ेगी? फौज को हम मूवमेंट जो है वो आसानी से कर सके और उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। अगर सड़कें छोटी होगी तो उसमें होगा क्या कि फौज की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। फिर आगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपके जो जवान हैं उनको आप उनकी गन्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल, उनका राशन वगैरह किस हिसाब से ले जाएंगे, ये एक बहुत चिंताजनक सवाल है। यानी चीन जिस तरह के हालात LAC पर बना रहा है उससे निपटने के लिए भी काम कर रहा है। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए LAC और उसके आसपास के इलाकों में भारत के लिए भी अपना सैन्य बुनियादी ढांचा विकसित करना बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। चारधाम परियोजना भी इस मिशन का एक हिस्सा है। हमें सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा,
जो हमारे देश की दीवार है उसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना के ऊपर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। वो एक धोखेबाज देश है। पहले उसने डोकलाम के अंदर आने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के नजरिए से चारधाम परियोजना का महत्व बताया। चारधाम परियोजना का विरोध करने वाले एनजीओ ने दलील दी है कि पहाड़ों में चौड़ी सड़क बनने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है और वहां का इकोसिस्टम भी खराब होगा। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इन सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती जरूरी है। वहां तैनात सैनिकों के लिए जरूरी साजो सामान और हथियार पहुंचाना भी अनिवार्य है। सेना ये नहीं कह सकती कि लैंडस्लाइड के खतरे के कारण सड़क नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए वो सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। अगर हम उनकी बात माने तो उससे होगा क्या कि दुश्मन जो चीन है वो तो आराम से घुसपैठ करके तो सीधा का सीधा दिल्ली तक पहुंच जाएगा। तो फिर ये एनवायरमेंट क्या करेंगे? जब देश ही नहीं होगा तो आप किसकी प्रोटेक्शन करेंगे? कौन सा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो होता है वो देश की सुरक्षा होती है और उसके आगे कुछ भी नहीं होता। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालत में चीन के खतरे की तरफ इशारा किया और कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है ताकि टैंक, रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को मोर्चे तक सही समय पर भेजा जा सके। और चारधाम परियोजना इस क्षेत्र में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। पुरानी कहावत है कि लड़ाई की तैयारी करनी है तो सड़कें बनाओ, लेकिन भारतीय सेना को अगर उत्तराखंड में किसी सड़क की जरूरत है तो उस सड़क के लिए अलग अलग महकमों से मंजूरी लेने में ही सालों का वक्त गुजर जाता है और तब तक सेना अपनी हर जरूरत के लिए परेशान होती रहती है। पर्यावरण बचाना जरूरी है, लेकिन सरहदों की सुरक्षा उससे पहले की जानी जरूरी है, क्योंकि जब देश बचेगा तभी पर्यावरण बचाने का सवाल खड़ा होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और एलएसी पर चीन डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी ओर लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को भी एलएसी पर बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की जरूरत है। धर्म का मार्ग है और सुरक्षा का संकल्प है। अगर आस्था के रास्ते पर चलते हुए देश की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। हम बात कर रहे हैं चारधाम परियोजना की, जिसके तैयार हो जाने के बाद चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि चौड़ी और पक्की सड़कों के जरिए बहुत कम समय में किसी भी फॉरवर्ड पोस्ट तक सैनिकों और साजो सामान को पहुंचाना आसान हो जाएगा। आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें 12 मीटर की एक चौड़ाई वाली चौड़ी सड़क चाहिए, ताकि वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो हैं उनको जो ट्रक, जो कैरियर्स लेके जाते हैं, उनके आवाजाही के लिए वो मिल सके। क्योंकि डिफेंस के अंदर कनेक्टिविटी जो होती है ये बहुत ही महत्व रखती है। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन ने नेपाल को अपना मोहरा बनाया है। नेपाल भारत का ऐतिहासिक और पारंपरिक मित्र रहा है, लेकिन हाल के समय में नेपाल में चीन का दखल और असर दोनों बढ़े हैं। चीन नेपाल के जरिए भारत को घेरने की साजिश रच रहा है, लेकिन चारधाम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद चीन की दाल नहीं गलने वाली। इसके जरिए सुरक्षा बलों के लिए उत्तराखंड के नीति पास, माना पास, नीलांग, हरसिल, रिमखिम, मलारी और सुमना जैसे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में पिथौरागढ़ तक जाने वाली सड़कों को भी चौड़ा किया जाना है। पिथौरागढ़ के आगे नेपाल, चीन और भारत की सीमा का ट्राई जंक्शन है, जहां चीन के उकसावे में आकर नेपाल भारतीय इलाकों पर दावा कर रहा है। ये वो इलाके हैं जिन पर चीन की नजर रहती है। एलएसी के पास दुर्गम क्षेत्रों में संकरी सड़कों के कारण सेना को बोफोर्स जैसी बड़ी तोपें, बड़े मिसाइल लॉन्चर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ले जाने में दिक्कतें आती हैं। साथ ही यहाँ पर सड़कें मॉनसून के समय अक्सर खराब होती हैं, जिन पर भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। दूसरी तरफ चीन ने एलएसी पर बुनियादी ढांचे का विकास किया है।
जिससे उसकी सड़कें सीधे सीमा तक आती हैं। इनके दम पर चीन की सेना कम समय में भारी साजो सामान या बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर सकती है। युद्ध की स्थिति आने पर चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के पास अच्छा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। इससे न सिर्फ चीन की सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती आसान हो, बल्कि चीन की सेना की हरकतों पर बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकेगी। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.